हेलो एवरीवन, मैं चंद्रकांत आ गया हूँ एक बार फिर से आप सभी के सामने एसीएफ का फर्स्ट डेमो क्लास लेके, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और बहुत ही मजा आने वाला है। बच्चे लाइव भी है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग वैद्युत के नाम से जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो आप देखे होंगे कि दुनिया में जितनी भी बड़ी या छोटी चीजें हैं, है ना, वो सभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो जैसे इसको हम लोग नाम देते हैं एटॉम, अर्थात परमाणु। तो दुनिया की जितनी भी छोटी या बड़ी चीजें हैं वो मॉलिक्यूल्स अर्थात एटम से मिलकर बनी है। और एटम अर्थात परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर, है ना, जो एक अन्य मॉलिक्यूल्स बनता है, जिसको हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अर्थात जब हम एटम के बारे में जानेंगे तो परमाणु कैसे बनता है, तो परमाणु के लिए आप देखेंगे इसके भी तीन भाग हैं। एक बीच में जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं, है ना। इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है? आपका न्यूट्रॉन होता है और प्लस प्रोटॉन होता है, और इसके बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने देखा कि न्यूक्लियस अर्थात नाभिक, है ना, जो तीन चीजों से मिलकर बना है। एक तो हो गया आपका क्या? न्यूट्रॉन। दूसरा हो गया क्या आपका? प्रोटॉन। और तीसरा हो गया क्या आपका? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु जो है वो ये तीन चीजों से मिलकर बनी है। न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने पाया कि दुनिया में जितनी भी बड़ी या छोटी चीजें हैं, है ना, वो सभी इससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जिसमें जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु में हमने पाया क्या कि परमाणु तीन चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमको इसके बिहेवियर को जानना है। किसको जानना है? इसके बिहेवियर को जानना है। तो इसके बिहेवियर को जानने के लिए कोलम नाम के एक वैज्ञानिक ने, क्या किया कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखा। एक जगह क्या किया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ रखा। क्या ये ले लो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक साथ रखा। फिर उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन को रख के देखा, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन को रख के देखा, और न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन को रख के देखा। ये कोलोम नाम के वैज्ञानिक ने इन तीनों के जो बिहेवियर है उसको जानने का प्रयास करने के लिए ये सिस्टम अपनाया। तो जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास रखा तो उन्होंने पाया कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागने लगे। क्या करने लगे? दूर भागने लगे। अर्थात यहाँ पे इनको जो बल मिला वो कौन सा था? रिपल्सन बल, रिपल्सन फोर्स है ना। रिपल्सन फोर्स अर्थात इसी को हम लोग प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। क्लियर है? जैसे उन्होंने प्रोटॉन और प्रोटॉन को रखा तो प्रोटॉन भी एक दूसरे को देख के क्या करने लगे? दूर भागने लगे। क्या करने लगे? दूर भागने लगे। ऐसा अर्थात यहाँ पर भी जो बल लगा वो कौन सा था? आपका रिपल्सन बल था, रिपल्सन फोर्स था। अर्थात यहाँ भी प्रतिकर्षण बल लगा। क्लियर? इसके बाद उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा तो उन्होंने पाया कि इन दोनों के बीच जो बल लगा वो कौन सा था? कौन सा फोर्स था? एट्रैक्शन। एट्रैक्शन अर्थात आकर्षण बल। आकर्षण बल लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? जहां पे भी न्यूट्रॉन को रखा था
वहां पे पाया कि इनमें किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं है, किसी प्रकार का फोर्स नहीं है, कोई बल नहीं। क्लियर है? तो उन्होंने ये पाया कि जहां पे एक तरह के सजातीय आवेश है ना, वहां पे क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है अर्थात प्रतिकर्षण बल लगता है। जहां पे है ना विजातीय आवेश है वहां पे एट्रैक्शन फोर्स लगता है अर्थात आकर्षण बल लगता है। और जहां पे न्यूट्रॉनों को सामने रखा गया वहां पे किसी भी प्रकार का बल नहीं लगता। तो इसको एक गणितीय व्याख्या या एक गणितीय नाम दिया गया जिसको हम लोग चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम लोग चार्ज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग चार्ज अर्थात आवेश। अब इसके आधार पर जब इनके बिहेवियर सामने आए तो इस बिहेवियर के आधार पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज दिया गया वो था माइनस चार्ज, प्रोटॉन को जो चार्ज दिया गया वो था पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन को जो चार्ज दिया वो था उदासीन। अर्थात जो न तो सुखी हो न दुखी हो, क्या होता है जीवन में? उदास होता है। अर्थात इसके पास किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था, है ना। तो आवेश हमने जाना कि आवेश जो है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और न्यूट्रल होता है ना। अर्थात नेगेटिव मतलब हिंदी में हम इसको कहेंगे ऋणात्मक, इसको कहेंगे ऋणात्मक, इसको कहेंगे ऋणात्मक। तो ये चीज पाया हमने, है ना। अब आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े आवेश होते हैं या बड़े बड़े चार्ज होते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमने उदाहरण में ले लेते हैं सोडियम को। तो सोडियम को केमिस्ट्री में हम लोग क्या लिखते हैं? Na, है ना। और इसके नीचे एक नंबर लिखा रहता है, आप लोग देखेंगे इसको बोलते हैं 11 और यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है 23, है ना। तो 11 को हम लोग इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु। है ना। यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर करते हैं या परमाणु क्रमांक करते हैं, है ना। ये क्या दर्शाता है? ये किसी भी मॉलिक्यूल्स में, है ना, उपस्थित प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को बताता है ना। जो परमाणु क्रमांक है वो किसको बताता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताता है। अर्थात जब तक ये उदासीन होगा, तब तक इनकी संख्या कैसी होगी? बराबर होगी, है ना। जब तक ये उदासीन होगी इनकी संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। तो ये परमाणु क्रमांक क्या बता रहा है हमको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन लिखिए, ये प्रोटॉन, ये दोनों की संख्या बताती है। और ये जब तक उदासीन रहेगा तब तक दोनों की संख्या कैसी रहेगी? आपस में बराबर होगी। जब तक ये उदासीन रहेगा दोनों की संख्या बराबर रहेगी। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। ये हमने ले लिया Na को, सोडियम को। अभी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात E की संख्या कितनी है? -11 है ना। जबकि प्रोटॉनों की संख्या देखें वो कितना है? +11 है ना। अर्थात -11 और +11 = 0। अर्थात अभी तक सोडियम में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। लेकिन यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे निकाल दिया जाए, कितना निकाल दिया जाए? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, है ना। तो जो नया बनेगा वो क्या होगा? E-10। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और ये कितना रहेगा? ये जो का क्यों, है ना। अब +11 में -10 यदि घटाते हैं तो क्या बनेगा? प्लस। अर्थात इसमें जो चार्ज रहेगा वो कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या आया क्या? अर्थात इलेक्ट्रॉनों
के खोने से, इलेक्ट्रॉनों के खोने से जो चार्ज बनता है वो कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब यहाँ पे हम यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें, इस सोडियम को यदि हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या होगा, यहाँ पे आएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी -11, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, -12, और प्रोटॉनों की संख्या कैसी रहेगी, जो का क्यों, अर्थात +11। अब आप -12 में +11 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस, अर्थात इलेक्ट्रॉन लेने से जो चार्ज उत्पन्न होता है वो चार्ज कौन सा हो जाता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज है ना। और जहाँ पे दोनों की मात्रा बराबर है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर है, वो आवेशहीन होता है, अर्थात यहाँ पे ये कैसा रहेगा, आपका उदासीन रहेगा। कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। क्लियर है। तो ऐसे जो बड़े बड़े आवेश हैं उसको ऐसे करके बनाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए, यदि ये ऐसा हो रहा है तो आवेश कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान, या आवेश आ कैसे रहा है, क्योंकि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। बाय द वे, ये एक एबोनाइट की छड़ है, ये एक एबोनाइट की छड़ है और ये एक ऊनी गलीचा है। यदि मैं इस एबोनाइट की छड़ को इस ऊनी गलीचे से रगड़ता हूँ, क्या करता हूँ, ऊनी गलीचे से रगड़ता हूँ और इस एबोनाइट की छड़ को मैं बांध देता हूँ और बांधने के बाद यहाँ ऊपर ऐसे लटका देता हूँ। क्या करता हूँ, ऐसे लटका देता हूँ। अब ये मैं दूसरा एबोनाइट का छड़ दिया, क्या किया, दूसरे एबोनाइट का छड़ दिया और इसको फिर से इस ऊनी गलीचे से रगड़ा, इसको एबोनाइट की छड़ को, और जो लटका हुआ एबोनाइट की छड़ है उसके पास इसको मैं लेके गया, उसके पास लेके गया तो ये उसने देख के क्या करने लगा, भागने लगा। ये उसको देख के भागने लगा। क्लियर है। अब ये एबोनाइट का छड़ जो लटका है, इसके पास मैंने कांच का छड़ लिया, है ना, किसका लिया, कांच का छड़ लिया और इस कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो जब मैं इस कांच के छड़ को इस एबोनाइट के छड़ के पास ले गया तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, है ना, अर्थात यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगा। लेकिन जब दोनों एबोनाइट का छड़ था, है ना, तो रिपल्सन फोर्स काम कर रहा था, अर्थात एक एबोनाइट की छड़ दूसरे एबोनाइट की छड़ को देख के क्या कर रहा था, दूर भाग रहा था, है ना। तो इसमें ये चार्ज आया कहाँ से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात बदल सकते हैं। तो इसमें जो आवेश आया वो वास्तव में जो हम एबोनाइट की छड़ लिए थे उसके लिए हमने ऊनी गलीचा लिया था। तो जब हम इसको ऊन के कपड़े से रगड़े, है ना, ऊन के कपड़े से रगड़े तो एबोनाइट की छड़ में पॉजिटिव चार्ज आया। कैसे आया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, है ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो इस एबोनाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए हैं, रेशम के कपड़े में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं, रेशम के कपड़े में चले गए हैं। अर्थात जितना पॉजिटिव चार्ज इस एबोनाइट की छड़ में है उतना ही निगेटिव चार्ज इस रेशम के कपड़े में। क्लियर है। इसी तरह जब कांच की छड़ लिए थे तो कांच की छड़ में जो, है ना, निगेटिव चार्ज आया वो कैसे आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खोया, कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन खोया, है ना। इसका एक उदाहरण हम लोग बचपन में देखा करते थे, एक फाइबर की चेयर लेकर, फाइबर की चेयर जिसके ऊपर हम लोग पैर उठा के बैठ जाते थे, है ना, और पैर उठा के बैठने के बाद पीछे से तेज दनादन किससे मारते थे, ऊन के कपड़े से या रेशम के कपड़े से मारते थे। उसके बाद हम लोग टेस्टर लेके जाते थे और ऐसे बॉडी में टच करते थे, तो बॉडी में वो चार्ज आ गया है ना, किसके थ्रू आ गया है, वो जो अपन जिसमें बैठे हैं, है ना, फाइबर का चेयर, उसके। तो ये आवेश उत्पन्न कहाँ से हो गया, वास्तव में आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। या तो उस फाइबर के चेयर में इलेक्ट्रॉन खोया है या तो इलेक्ट्रॉन लिया है, इससे जिस कपड़े से हम पीछे से उसको रगड़ रहे थे चेयर को, या तो उस चेयर को मार रहे थे। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जब भी आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉनों का जब भी आदान प्रदान होगा तो आवेश उत्पन्न होता है। क्लियर है। तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। अब जब भी ये ऐसा हो तो ये इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। कैसे पूर्ण गुणज होता है,
क्यू एन, यस, इलेक्ट्रॉनों का हमेशा एन गुणज होता है ना, क्या होता है, एन गुणज होता है या पूर्ण गुणज होता है, इसको कहा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे केसीएफ के एग्जाम में, है ना। कोई वस्तु जिसपे प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज कूलम्ब है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानते हैं। आपको ये पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब हमको याद है कि क्यू आवेश जो है वो एन गुणज होता है इलेक्ट्रॉनों, है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यू की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो होगा आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन, और इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन था या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन था, निगेटिव इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, तो चार्ज होता है। हमको सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, ना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या निगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कर दिया पूरी तरह से, और ये दो बार में कट गया, अर्थात n इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, पूरा है। तो केसीएफ के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, है ना, विद्युत, अभी हम लोग देखेंगे क्या, विद्युत धारा। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत धारा के ऊपर चर्चा करेंगे अभी, है ना। तो विद्युत धारा वास्तव में धारा क्या है, धारा क्या है ना, जब एक ही प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स है, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स समान गति में एक ही दिशा में, जब एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स की जो गति है वो समान हो और दिशा समान हो, तो उन सभी के समूह की जो गति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। जैसे कि जल धारा, है ना, यदि दूध की धारा हो तो दूध धारा, वैसे यदि ये इलेक्ट्रॉनों की धारा हो, यदि सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन एक ही गति में एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हो, तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। तो आइए वैद्युत धारा को देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे। बाय द वे तार है, क्या है, एक तार है, और इसमें तार में कुछ प्रोटॉन है, अर्थात तो इसमें क्या भर देते हैं, प्लस भर देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रोटॉनों के पास अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके सभी में क्या लिखिए, अब इस तार को हम लोग ऐसे करके जोड़ लेते हैं और एक स्विच लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, स्विच लगा लेते हैं, और स्विच लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, एक बैटरी लगा लेते हैं, है ना। बैटरी क्या है, बैटरी सेल से मिलकर बनता है। इससे खूब सारे सेलों को यदि सीरीज क्रम में जोड़ा जाए, खूब सारे सेलों को यदि सीरीज क्रम में जोड़ा जाए, तो सेलों को जोड़ने से ही क्या बनता है, बैटरी बनता है। जबकि आप सेल को देखेंगे तो ऐसे रहता है, अर्थात सेल की जो छोटी डंडी है वो ऋणात्मक होता है, जो बड़ी डंडी है वो पॉजिटिव होता है, अर्थात ये वाला आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। तो जैसे ही हम लोग इस स्विच को जोड़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके खड़े हो गए, यहाँ पे आके खड़े हो गए, यहाँ पे आके खड़े हो गए। क्यों,
इन इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह नहीं है अंदर, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए अंदर जगह नहीं है। तो इन्होंने सोचा यहाँ तो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जाके क्या करेंगे, तीनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, अंदर झांका और तीनों ने मोटिवेट किया और तीनों एक साथ अंदर प्रवेश कर गए। तीनों जैसे ही एक साथ अंदर प्रवेश करेंगे, तीनों जैसे ही एक साथ अंदर प्रवेश करेंगे तो बिना टाइम गंवाए इधर से ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या कर लेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। अर्थात इसकी वैकेंसी इसने ले ली, इसकी वैकेंसी इसने, ऐसा। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चालू हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, प्रवाहित होने चालू हो गए। तो जैसे ही इसमें मैग्नेटिज्म के जितने भी रूल थे वो स्टार्ट में माना गया कि जो ऋणात्मक आवेश जो धारा है वो ऋण आवेश के साथ चलता है, ऋण आवेश के साथ चलता है मतलब जिधर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो, इधर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो, है ना, उसके सापेक्ष क्या चलता है, आपका धारा चलता है। लेकिन बाद में ये पूरे सिस्टम गलत निकले और फिर क्या मान लिया गया कि जिधर से पॉजिटिव फ्लो होता है, जिधर से पॉजिटिव फ्लो होता है ना, उधर धारा का प्रवाह होता है। उधर क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए जैसे ही हमारे घरों में यदि लाइट गोल हो जाती है, जैसे ही हमारे घरों में यदि लाइट गोल हो जाती है तो लाइट गोल होने के बाद जैसे ही उधर पावर स्टेशन से बटन ऑन किया जाता है तो तुरंत हमारे घर में लाइट आ जाता है, तुरंत हमारे घर में क्या जाता है, लाइट आ जाता है। मतलब उधर से इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवेश किए तो वैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन तार के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया। अर्थात तार में पहले से ही क्या मौजूद थे, क्या उपस्थित थे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे। तो जैसे ही पावर स्टेशन से बटन ऑन किया गया और इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो तार के दूसरे हिस्से से इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो गया, बाहर आ गया। इसलिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है क्या होने में, लाइट आने में। क्लियर है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सिस्टम और दिखाई दे रहा होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन के सामने कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब इधर आगे बढ़ेगा तो किससे टकराएगा, प्लस आवेश से टकराएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, है ना। और ये गर्म होगा, दोनों में टकराने के कारण ये गर्म होगा तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा मतलब ऐसे ऐसे कंपन करेगा अपनी जगह पे। और जैसे जैसे ये कंपन करेगा या ये हीट होते जाएगा वैसे वैसे तार की प्रतिरोधकता बढ़ते चले जाएगी, वैसे वैसे तार की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ते चले जाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो वैद्युत धारा आई है ना, विद्युत धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और आई इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश, अर्थात आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। अब जब प्रतिरोध की बात आती है तो ये जो तार है ना, एक चीज समझना, ये तीन तरह के अपन तार लेते हैं। ये फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेम लेते हैं, इस तार में, अभी इस तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना उतनी ही है। यदि किसी तार को पिघलाकर, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, यदि किसी तार को पिघलाकर ऐसे इसको बड़ा कर दिया जाए, ऐसे इसको बड़ा कर दिया जाए, इसी तार को पिघलाकर क्या कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तो इसमें देखिए 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहाँ पे इस लाइन से, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉनों से या 4 प्रोटॉनों से टक्कर करना पड़ेगा। लेकिन जब इस तार को पिघलाकर ऐसे कर दिया गया है ना, अर्थात इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको कम कर दिया गया पिघलाकर, अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इनसे इन 12 प्रोटॉनों से टकराना पड़ेगा, 12 मॉलिक्यूल से टकराना पड़ेगा। तो यहाँ पे अवरोध कैसे हो गया, बढ़ गया, अवरोध कैसे हो गया, बढ़ गया। अर्थात प्रतिरोधक L डायरेक्ट क्रमानुपाती हुई इसके लेंथ के जो लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध कैसा हो गया, बढ़ गया। लेकिन जब इसी तार को और छोटा कर दिया गया, पिचक दिया गया और ये तार को ऐसे दबा दिया गया, पिघलाकर छोटा कर दिया गया, अर्थात इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को बड़ा कर दिया गया, है ना। तो क्या हुआ, देखिए कितना लाना है, तो 12
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया है ना। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या करना है, तो ई बाय टक्कर है, अर्थात इसकी प्रतिरोधक क्षमता कैसा हो गया, कम हो गया, अर्थात आर ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को मिलाकर लिख लेंगे। आर एल अपॉन ए ये बनेगा आर अनुक्रमण मात्रा एल अपॉन ए के। ए क्या है आपका परिच्छेदिका भी बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। और एल क्या है आपका लेंथ है, अर्थात यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो तार की प्रतिरोधकता कम होगी, बढ़ेगी, कोई वो नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे करके आपको ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। और अपनी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे, इसमें एक क्वेश्चन लिखिए। एक तार में +4 कूलम का धारा प्रवाहित होती है। ये आपके एसीएफ के लिए क्वेश्चन। एक तार में 4 कूलम की धारा प्रवाहित होती है। और लगने वाला समय 2 सेकेंड है। ना लगने वाला समय 2 सेकेंड है। तो कितना एम्पियर होगा आपको काउंट करना है। तो हम लोग लिखेंगे आई बराबर, है ना, 4 कूलम, इसको हम लोग कूलम से प्रदर्शित करते हैं आवेश को, और इसको हम लोग सेकेंड से। तो दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर करते हैं। अर्थात I इज इक्वल टू Q का वैल्यू दिया है 4 और समय लगने वाला समय कितना है 2, 2 × 2 2 दूनी 4 अर्थात 2 एम्पियर। इसका क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से डेमो वीडियो में हम लोग, डेमो वीडियो है ना, आप समझ सकते हैं काफी अच्छे से। इसको अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 42 दिन का कोर्स है, तो अभी फिजिक्स का डेमो वीडियो है। ऐसे आपके पास एसीएफ के लिए छत्तीसगढ़ का डेमो वीडियो, जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ का डेमो वीडियो, एसीएफ और जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए छत्तीसगढ़ का वीडियो बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। लगभग 42 दिन में आपको, चाहे आप सीजीपीएससी कर रहे हो या आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो या एसीएफ की तैयारी कर रहे हो, है ना, छत्तीसगढ़ संपूर्ण एसीएफ में है। तो एक ही वीडियो में आप तीनों को अपन वीडियो भेज देंगे, जो व्यापम वाले हैं वो भी, पीएससी वाले वो भी। और पीएससी में आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमने कहा था कि पीएससी हम प्री कम मेंस के लेवल पर तैयारी कराएंगे। तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि एसीएफ की तैयारी आप इस लेवल पर करना चाहते हैं कि आप अपनी सीट सुनिश्चित कर लें, है ना, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा 9340515975। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे यदि एसीएफ वाले हैं तो एसीएफ, यदि आप व्यापम वाले हैं, सीजी व्यापम वाले हैं तो आप लिखेंगे सीजी व्यापम, और यदि आप पीएससी वाले हैं तो लिखेंगे सीजी पीएससी। यदि आप रेलवे वाले हैं तो आप लिखेंगे रेलवे। यदि आपने एनटीपीसी भरा है तो आप लिखेंगे एनटीपीसी। और यदि आप एसएससी रैंक वाले हैं तो आप लिखेंगे ये। क्योंकि मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर पेन फ्री मैथ्स लेकर आ रहा हूँ। यदि आप एसएससी बैंक और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स को पढ़ते ही बिना सॉल्व किए केवल ऑप्शन देख के अपन कैसे आंसर को ढूंढ निकाल सकते हैं, है ना, इस तरीके से मैं आपको वाजिब कराऊंगा, सिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल एसीएफ के लिए एकदम तगड़ा मौका है, आप जुड़िए मेरे साथ। छत्तीसगढ़ का वीडियो आज ही आने वाला है, आप लोग देखिए और एकदम मजे लीजिए डेमो वीडियो का। थैंक यू।